नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह रेट्रो परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक भारत सरकार के द्वारा एक नए रूल्स आए हैं। ईवी इंडस्ट्री में कुछ चेंजेज आया है, गवर्नमेंट ने किया है। जैसे कि मेनली हम बात करें तो बैटरी को लेके कई सारे रूल्स आए हैं। आज उस रूल्स के बारे में हम काफी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो हमारे नए मेहमान से मिलिए, क्षितिज जी, जो कि आज आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं क्या अपडेट आया है और इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। देखिए विवेक जी, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी जो रूल आया है खासकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सो उसको AIS 156 के नाम से है, जो कि जिसके अंदर 3 अमेंडमेंट है। और अभी तक जो इंडिया में बैटरी का जो मापन और टेस्टिंग चल रहा था वो AIS 038 के हिसाब से चल रहा था। तो ये जो रूल आए हैं ये 2 फेजों में लागू होंगे, जो कि पहला 1 दिसंबर से और दूसरा 1 अप्रैल से। तो सर, इस रूल से किसको फायदा है, किस सेगमेंट को, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या कस्टमर को, किस सेक्टर को ज्यादा फायदा है, किसको क्या नुकसान है, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए सर। विवेक जी, इसको जानने के पहले हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट को AIS 156 लाने की जरूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि अभी तक जो इंडिया में बैटरी का जो ट्रेंड चल रहा था या बैटरियां बनाई जा रही थी, उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी पे काफी सवाल आ रहे थे। क्योंकि जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि गाड़ियों में, चलती हुई गाड़ियों में आग लग रही है, शोरूम के शोरूम रातों रात जल रहे हैं, या कोई बैटरी को रात को चार्ज लगा के सो रहा है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, पूरे कमरे में आग हो जाती है। तो उसके कारण गवर्नमेंट को कुछ सख्त कदम उठाने पड़े हैं और इस सख्त कदम के रूप में कुछ रूल्स आए हैं। और इस रूल्स को हम 4 भागों में जनरली देख सकते हैं। ओके, तो जनरली हम 4 भागों में इसको देख रहे हैं। तो पहले आप हमारे व्यूअर्स के लिए वो किस किस भागों का नाम बता देते हैं, उसके बाद हम उसके डिटेल में जाते हैं। जी, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जो अमेंडमेंट होता है या गवर्नमेंट का ड्राफ्ट होता है, एक आम आदमी इसको जनरली समझ नहीं पाता है। तो इसलिए हम आपको समझाने के लिए 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि पहला हम पूरे बैटरी लेवल की बात करेंगे, दूसरा हम सेल लेवल की बात करेंगे, तीसरा BMS लेवल की बात करेंगे और चौथा हम उसको चार्जर लेवल की बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बैटरी या EV इंडस्ट्री में जो भी जिन पार्ट के बारे में चेंजेस आ रहे हैं, अब उन पार्ट का हमने देख लिया। अब एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में जाके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी पैक के बारे में। जी, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। देखिए विवेक जी, बैटरी पे आपको जो सबसे पहला रूल आ रहा है वो आपकी बैटरी IP67 होना चाहिए। मींस आप बैटरी को अगर पानी के अंदर कुछ समय के लिए डुबा के रखते हैं तो बैटरी के अंदर किसी तरह से पानी नहीं जाना चाहिए। उसी में कोई पानी के थ्रू या बाहर का डस्ट पार्टिकल ले लेते हैं, इसके थ्रू कुछ उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी के लिए दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो उसमें प्रेशर वेंट जो है कंपलसरी होना चाहिए बैटरी के अंदर। अगर आपके बैटरी के अंदर का तापमान बढ़ रहा है और हीटिंग के कारण सराउंडिंग जो गैस है या प्रेशर बढ़ रहा है तो वो प्रेशर वेंट के थ्रू रिलीज होना चाहिए। हाँ, इस पॉइंट को मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक अलग एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। जैसे कि सभी जानते हैं कि आपके घरों में डेली खाना बनाते टाइम हम लोग बेसिक कुकर यूज करते हैं। नीचे से गैस के थ्रू जब हम टेम्परेचर बढ़ता है, इनसाइड कुकर में बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से वो किसी वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि बैटरी भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। बिल्कुल विवेक जी, आपने काफी अच्छा एग्जांपल दिया है कि इसी तरह बैटरी में भी जब आपका सराउंडिंग प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर के कारण, तो आपके प्रेशर वेंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं और बाद में गैस रिलीज होने के बाद क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस दूसरे पॉइंट को समझ सकते हैं। इसी के साथ जो है इसमें ट्रेसेबिलिटी बैटरी के ऊपर होना चाहिए। मींस बैटरी के ऊपर उसका सीरियल नंबर है, उसका मैन्युफैक्चरर है और चार्जर जो उसके साथ सपोर्ट कर रहा है और उसमें जो BMS है, कितने सीरीज है, कितने पैरेलल है, ये डेटा पूरा होना चाहिए, जिसको RFID टैग के नाम से भी इंट्रोड्यूस किया है अभी कंपनी ने, गवर्नमेंट ने। तो RFID टैग क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण के लिए हम समझे कि हमारा जैसे ATM कार्ड होता है या हम शॉपिंग जोन में जाते हैं तो एक हमें कार्ड इशू किया जाता है जिसके अंदर कुछ बैलेंस होता है और किसी भी मशीन पे लगा के या
उसको एक्सेस किया जा सकता है कुल मिला के, जिसके अंदर आपका डेटा सेव होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बैटरी के ऊपर जो आपका RFID टैग होना चाहिए, जिसके थ्रू कोई भी संस्था, कोई कस्टमर या कोई मैन्युफैक्चरर, कोई डीलर उस बैटरी का पूरा डेटा पता कर सकता है। मतलब ये कब बनाई गई है, ये ऑथोराइज्ड है, क्वालिटी टेस्टिंग हुआ है, कितने सीरीज है, कितने पैरेलल है, क्या उसका डिस्चार्जिंग करंट है, क्या उसका चार्जिंग वोल्टेज होना चाहिए, 1C है, 2C है, क्या C रेटिंग है। इस तरह से आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। मिला के हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पूरी सेल लेवल की जानकारी प्रॉपर सेल पे होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट और अदर चीजें। सर अब आप आगे के बारे में कुछ और बताएं सर, आगे जो भी पार्ट्स हैं। देखिए विवेक जी, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो सेल लेवल पे आता है। अब सेल लेवल पे आपके लिए क्या इसमें मापदंड रखे गए हैं? तो सबसे पहले जो आपका जो सेल होना चाहिए वो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट कंपलसरी होना चाहिए। मींस देखिए उदाहरण के लिए हम जैसे देखते हैं तो ये हमारा एक सेल है, तो इसके ऊपर सेल का प्रॉपर डेटा लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईयर और उसका बारकोड और उसका मेक और उसका BIS नंबर। तो ये हमारा सेल का पहला डाटा हो जाता है। अच्छा सर ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए विवेक जी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी तक जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा था 12 रुपए वॉट, 14 रुपए वॉट, 16 रुपए वॉट, तो उसके कारण क्वालिटी काफी हल्की आ रही थी। सेल के अंदर इंडिया में ही रेटिंग की जा रही थी। 0.2C कैटेगरी के सेल को इंडिया के अंदर 1C लिख के उस पर रेटिंग की जा रही थी। तो इसके कारण गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल आया है कि सेल के ऊपर आपका डेटा पूरा मेंशन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका जो सेल है वो NABL लैब के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है, आपका जो सेल है उसको कम से कम 5 बार मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जो आपका बैटरी पैक तैयार कर रहे हैं उनके द्वारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग मींस उसका ग्रेडिंग होना चाहिए, ताकि उसका एक एक्चुअल डेटा निकल के आए बैटरी बनाते टाइम। और उसी के बाद जो सेल टू सेल स्पेसिंग होनी चाहिए। सो सेल टू सेल स्पेसिंग हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप बैटरी पैक बना रहे हैं तो हर सेल के बीच में आपको कुछ मिनिमम डिस्टेंस कवर करके रखना है, क्योंकि फिर थोड़ा सा बेच जाए कि सस्ते बैटरी पैक में हमने जो देखा है या ऑब्जर्व किया है 12 रुपए वॉट, 14 रुपए वॉट, उसके अंदर स्पेसर्स का यूज नहीं किया जाता था। सेल को काफी पास में डाल के, सटा के, एक जिंक में डाल के स्पॉट वेल्ड किया जाता था, जिसके कारण सराउंडिंग टेम्परेचर बैटरी का ज्यादा हो जाता था। तो उसको मेंटेन करने के लिए, गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए इस रूल की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, जो कि सबसे बैटरी पैक का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बैटरी पैक का पूरा ब्रेन सिस्टम होता है। तो हम जैसे कि बात करने जा रहे हैं अब BMS के बारे में। तो क्षितिज सर हमें BMS के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी विवेक जी, देखिए जो BMS होता है उसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम किया जाता है। आप एक अच्छा शब्द यूज किए हैं कि ये ब्रेन होता है कंप्लीट बैटरी पैक का। तो BMS को लेके भी काफी अच्छे कुछ रूल्स आए हैं, सख्त रूल्स आए हैं। तो ये भी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट में बताऊंगा। सबसे पहले आपका जो BMS होना चाहिए, ये हार्डवेयर बेस्ड मींस जो परंपरागत अभी हमारे BMS चल रहे थे उससे न होके माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इसके अंदर जो आपका सेफ्टी होना चाहिए वो आपको इस तरह से मान लीजिए कि आपकी बैटरी पैक में सर्किट ब्रेकर होना चाहिए। मींस जैसा कि हमारे घरों में MCB होती है, कट ऑफ होता है, तो इसके साथ आपके जो BMS का आउटपुट जो होता है या बैटरी पैक का जो आउटपुट होता है, उन दोनों के बीच में एक फ्यूज या सर्किट ब्रेकर कंपलसरी होना चाहिए। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए हैं। अब तीसरा पॉइंट जो होता है कि इसमें मिनिमम 4 टेम्परेचर सेंसर होना चाहिए। अब उसको हम इस तरह से एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि अभी तक हमारे इंडिया में जो BMS चल रहा था उसमें कुछ इस तरह से एक टेम्परेचर सेंसर देखने को हमें मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपके जो बैटरी पैक का टेम्परेचर होता है वो आप किसी एक ही पॉइंट पे देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट ने नया जो रूल है उसके आधार पे हम माने हैं, तो अब ये देखिए बैटरी में मिनिमम 4 टेम्परेचर सेंसर होना चाहिए, ताकि आप बैटरी पैक के चारों डायरेक्शंस का या चारों दिशाओं में
चारों कोनों के अंदर आप बैटरी का टेम्परेचर देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका बैटरी पैक में कुछ फॉल्ट आता है या कोई सेल ओवरचार्ज या ओवर वोल्टेज या ओवरहीट होता है, तो उसके कारण ये उसको प्रोटेक्ट कर देता है या कट ऑफ कर देता है। तो ये हमारे 4 टेम्परेचर सेंसर की बात हो गई। उसी के साथ ये EMI EMC टेस्टेड होना चाहिए आपका जो BMS है, और इसके अंदर ऑडियो और विजुअल अलार्म होना चाहिए। मींस अगर आपका टेम्परेचर मींस आपकी बैटरी का टेम्परेचर 60 डिग्री के ऊपर बढ़ रहा है, तो आपको जो ऑडियो अलार्म होना चाहिए वो आप देखिए इस तरह से। आपको ये जो बजर है, ये बजर बीप करना स्टार्ट होता है आपका टेम्परेचर जब 60 डिग्री के ऊपर बढ़ता है। उसी के साथ ये इस तरह से कुछ ये डिवाइस जो होता है, इसमें आपको LED लाइट ब्लिंक होता है जब आपका तापमान 60 डिग्री के ऊपर जाता है। तो ये भी एक कंपलसरी गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। उसी के साथ आपका जो 1 महीने का डेटा है वो BMS में स्टोर होना चाहिए। अब वो डेटा क्या होता है कि जब आप गाड़ी को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, सो इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे घरों में CCTV कैमरा होता है जिसमें रोज एक दिन की अपकमिंग डेज की रिकॉर्डिंग ऐड होती जाती है और बैक डेज की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो डेटा होता है ये आपको स्टोर होना चाहिए BMS के अंदर। जैसा कि इन सारे पॉइंट्स के अलावा भी कुछ क्रिटिकल 1-2 पॉइंट्स और हैं जो BMS में ऐड किए गए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, अभी इस पे 2 पॉइंट्स थोड़े क्रिटिकल हैं बैटरी मैन्युफैक्चरर के लेवल पे। वो एप्लीकेबल तो है गवर्नमेंट की तरफ से, पर इसमें नया कोई सुझाव प्रस्ताव या नोटिस नहीं जारी हुआ है कि वो रहेंगे या हटाए जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट ऐसा है कि एक थर्मल प्रोपगेशन टेस्ट होता है और दूसरा एक्टिव पैरेलल सर्किट। अब एक्टिव पैरेलल सर्किट की बात करें तो आपके BMS से जो सेल बैटरी की तरफ जो वायर आते हैं उसको पैरेलली 2 पार्ट में होना चाहिए। अगर एक फेलियर होता है तो दूसरा वर्क स्टार्ट कर सके। उसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है थर्मल प्रोपगेशन टेस्ट। थर्मल प्रोपगेशन टेस्ट में क्या होता है, आपके किसी एक सेल को ओवरचार्ज ओवर वोल्टेज दिया जाता है या हीट किया जाता है और उसके कारण पूरी आपकी बैटरी पे कट ऑफ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये 2 टेस्ट है, थोड़े से क्रिटिकल है, बाकी ये भी आने वाले दिन में एप्लीकेबल हो सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं, जैसा कि सर आपने बैटरी BMS के बारे में, पैक के बारे में, सेल के बारे में बता दिया। अब हमें लगता है मेनली जो एक और मेन पार्ट बचा होगा वो चार्जर के रिलेटेड कुछ होना चाहिए, जो कि आपने पहले बताया था। तो अब चार्जर में भी क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, कैसे चेकअप होना चाहिए, उन सब चीजों का भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए विवेक जी, चार्जर लेवल पे एक टेस्टिंग की बात की जाए तो चार्जर आपका मिनिमम अर्थ लीकेज होना चाहिए। मींस आपकी बैटरी या चार्जर या गाड़ी में कहीं से भी अर्थिंग आ रही है तो वो सीधे अर्थ होना चाहिए। पॉइंट 1, क्योंकि अभी तक जो हमने जितना स्टडी किया है, देखा है मार्केट में 2 पिन के चार्जर है, लिथियम बैटरीज के लिए भी चाइनीज चार्जर है जिनका किसी तरह का मापदंड नहीं है कि ऑटोमेटिक वो बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो चार्जर पहला आपका अर्थ लीकेज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, केन प्रोटोकॉल कंपलसरी है इस बैटरी के लिए। मींस आपके BMS और चार्जर के बीच में केन कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब केन कम्युनिकेशन की बात की जाए तो ये एक मशीन की लैंग्वेज है जिससे 2 मशीनें आपस में बात कर सकती है। मींस अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है या चार्ज होने वाली है या उसको सॉफ्ट स्टार्ट की जरूरत है, काफी दिन से उस बैटरी को यूज नहीं किया है, उसको स्लो चार्जिंग की जरूरत है, तो ये केन के थ्रू या चार्जर के थ्रू आप इसको ये पूरा जो डेटा है वो बैटरी का वो चार्जर ले लेता है और उसके अकॉर्डिंग उसको सिग्नल देता है। बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद वो उसको ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है। जैसा कि आपने देखा, हमने कई सारे पॉइंटों के चेंज के बारे में बात किया, तो हम जानना चाहेंगे कि इतने सारे चेंजेस के बाद ईवी इंडस्ट्री में किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा, उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं सर। देखिए विवेक जी, इसके कारण ये जो बदलाव हुए हैं ईवी इंडस्ट्री पे काफी फर्क पड़ा है। ईवी इंडस्ट्री में और भी आगे बदलाव होगा। ईवी का मार्केट थोड़ा सा डाउन गया है जो कि नए रूल्स के कारण, और ये कुछ महीने और डाउन रहेगा। अब इसमें फायदे और नुकसान की बात की जाए तो जितनी स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको
उसको इसमें काफी नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी अगर प्रोफेशनल लेवल पे बैटरी पैक बनाने की इच्छा रखता है या शुरू करना चाहता है तो उसको मिनिमम 2 से 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अब उसी के साथ एक नुकसान, तो जैसा हमने देखा है, फायदे की बात करें तो नुकसान इस रूप में हम मान सकते हैं कि हमारे जो एंड यूजर है उनके लिए बैटरी पैक का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। और फायदे की बात करें तो हमको इसमें काफी अच्छी गुणवत्ता, एक सेफ्टी, जो कि अभी तक आग लगने की घटनाएं हैं या लो क्वालिटी की इश्यूज है, वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जैसा कि धन्यवाद सर आपका, जैसा कि आपने काफी डिटेल में हमको बताया। तो अब हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको लगता है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना है, तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, और या तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।